नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। एक बड़ी खबर है आज जो स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट कर रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से एक खुशखबरी। 50% से सीधा घटकर 15 या फिर 16% के टैरिफ। जी हां, ये संभव है और ये सब कुछ होगा एशियान समिट में, जो कि 26 से 28 अक्टूबर के बीच में होना है मलेशिया में। अमेरिका अब भारत पर टैरिफ घटा सकता है। यह है बड़ी खबर और आप समझ सकते हैं इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे पड़ेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा और शेयर बाजार पे पड़ेगा। लेकिन इसको अब किस एंगल से देखें? क्या ये एक नए बदलाव की शुरुआत है, या क्या ये डोनाल्ड ट्रंप का एक यू टर्न है, या फिर भारत की जीत है? इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए मेरे साथ सुनील सुब्रमण्यम जी जुड़े हैं। सेंस एंड सिंप्लिसिटी के फाउंडर हैं। सुनील जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्कार नमस्कार, शुभ दीपावली। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नए संवत की। और ये नया संवत इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आ जाएगा कि आप इसकी एक्सपेक्टेशन करके चल रहे थे। इस खबर को आप कैसे देख रहे हो? 50% से सीधा 15 या 16% के टैरिफ ये अमेरिका करने को तैयार हो जाएगा, संभवतः ये खबर निकल के आ रही है। तो क्या ये अमेरिका की पलटी है, इंडिया की जीत है, या फिर कोई नई चाल है ट्रंप की? नहीं, ये तीनों में नहीं है। ये मैं कहूँगा एक गठबंधन में हो जाता है, थोड़ा गिव एंड टेक होता है ना। तो वही हुआ है, ना उनकी जीत ना हमारी जीत, मगर डेफिनेटली सबकी जीत। तो विन विन सिचुएशन मैं कहूँगा, राइट। तो इसमें क्या चीज़ है, बस एक चीज़ है कि देखिए, ट्रंप ने जो एडिशनल 25% टैरिफ लगाया था रशिया के ऊपर दबाव डालने के लिए, ताकि वो टॉक्स के ऊपर आए और शायद उनको नोबेल प्राइज की कुछ चांस मिल जाए अगर वो वॉल सॉल्व हो गया। अभी दोनों हो गए, रशिया ने आ गया, बातचीत गया, फिर भी वो घटने की कोई बात नहीं हो रही है, और नोबेल प्राइज भी आके चला गया। अब उनको क्या देखना है कि ठीक है, तो रशिया यूक्रेन वॉर को सॉल्व करने की कोशिश जरूर जारी रहेगी। अब इससे ऊपर इंडिया के ऊपर दबाव डाल के कुछ फायदा नहीं है। और चीन के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते, क्योंकि चीन काउंटर दबाव रायर अर्थ के जरिए, अपना ट्रेजरी के जरिए, उसके जरिए काउंटर दबाव डाल रहा है। तो समझिए कि चीन बहुत मजबूत है। तो ट्रंप उतनी आसानी से चीन के खिलाफ लड़ाई, 100% की टैरिफ, 155% की टैरिफ, ये सब बात कर रहे हैं, पर अगले हफ्ते शायद कुछ ट्रेड टॉक्स होकर कुछ होगी। मगर रशिया के ऊपर उनकी जो एक कोशिश है, क्योंकि वो नेचुरली पुतिन से नाराज है, वो तो साफ दिख रहा है कि उन्होंने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। मगर क्या है कि इंडिया को ले ले इसमें, तो अब इंडिया के पास कितना खराब करना चाहिए कर दिया। अब इसके बाद और खराब करने से कुछ फायदा किसी को नहीं होने वाला है। पर आगे की सोचे, तो अगर चीन के खिलाफ एक कॉम्पिटिटर को खड़ा रखना है अमेरिका को, मीडियम टर्म की बात कर रहा हूं मैं, तो वो इंडिया ही हो सकती है, क्योंकि लेबर सप्लाई का एडवांटेज है, लो कॉस्ट का एडवांटेज है, ये सब है। अब वो गठबंधन के लिए क्या है कि दो रेड लाइन थी, एक उनकी तरफ से एक रेड लाइन और एक हमारी तरफ से रेड लाइन। उनका रेड लाइन था कि आप रशिया के वॉर को सपोर्ट कर रहे हो, वर बाई बिगेस्ट बायर ऑफ रशियन ऑयल है, उसको कम करा दो। दूसरा रेड लाइन था कि हमारी तरफ की, आप एग्रीकल्चर और डेयरी में मत घुसिए, क्योंकि हमारे लिए वो 70% हमारे लोग एग्रीकल्चर और डेयरी के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके ऊपर हम आपको अलाउ कर देंगे तो यहाँ बहुत भारी नुकसान होगा। तो ये दो रेड लाइन थी, उसका सॉल्यूशन ढूंढना था। और इसमें हमें मोदी और उनकी मोदी जी और पूरी जो टीम थी, इनका बहुत बहुत हमें धन्यवाद और प्रेज देना होगा कि इसके बावजूद के डेड इकोनॉमी, ये फिलहाल फिलहाल जो भी बोला उन्होंने, 50% टैरिफ भी लगाया, हमने हमारी तरफ से गठबंधन का हाथ ही सामने डाला है। हमने कंटिन्यूअस ट्रेड टॉक्स को जारी रखा है। भले ही कुछ लोग यहाँ पर उससे नाराज थे कि यूएस ऐसे थप्पड़ मार रहा है, तो आप गांधी जी की तरह दूसरा थप्पड़, दूसरा चीज को दिखा रहे हैं, इधर भी थप्पड़ मारो। नहीं, सी समझौते की बात होती है, कभी भी नेगोशिएशन में आपको एक ये रखना चाहिए, सावधानी से रखना चाहिए, ताकि अल्टीमेटली द वन हु लाफ्स लास्ट लाफ्स लॉन्गेस्ट, वो अंग्रेजी में कहावत है। तो इसमें क्या है कि एक ना एक दिन अमेरिका को इंडिया के पास आना ही था। तो हमने उसको बहुत डिप्लोमेटिकली जो है उसको हैंडल किया था। और अब कहां से ये सॉल्यूशन आ रही है, दो चीज है। एक चीज है कि मैं दोनों रेड लाइन के बारे में बात करता हूं। तो पहला रेड लाइन जो रशियन ऑयल की बात थी, तो हमने भी उनमें टॉक्स में, उन्होंने जरूर टॉक्स में ये बात उठाई है। और हमारी तरफ से मेरे पास प्रूफ नहीं है जो मैं कह रहा हूं, मगर हमारी सजेशन शायद हो सकी होगी। इसी के कारण ये हुआ है, क्या बताऊं मैं। अगर सचमुच उनको रशिया के ऊपर दबाव डालना था, तो सीधा सैंक्शन लगाना था ना रशियन ऑयल कंपनी के ऊपर। सर लगाया तो है पर दो नहीं कंपनियों पे। यार, वही बोल रहा हूँ, आज कल लगाया है भैया। इतने महीनों से क्यों नहीं लगाया?
क्योंकि हमने ही शायद सजेशन उनको दिया है। क्योंकि अगर ये होता तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए रशियन ऑयल बंद हो जाता। क्योंकि टैंकर्स जो होते हैं ना, ये जो फ्लैग कैरी करते हैं ना टैंकर, तो उनको सैंक्शनड कंट्रीज होगा तो उनके लिए पूरा दुनिया बंद हो जाता है। तो इफेक्टिवली ये रशिया अभी ऑयल सी रूट के जरिए बेच नहीं सकते, खाली वो पाइपलाइन जो है यूरोप को जाती है, गैस वाला पाइपलाइन, उसी से वो अपना जो भी तेल और गैस बेच सकते हैं। मगर ये शिप वाला बात खत्म, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ऑफ कोर्स चीन तो रशिया के बगल में है तो उधर शायद उधर सप्लाई हो सकता है। मगर इंडिया जैसे देश जो टैंकर सप्लाई के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये सब फ्लैग कैरिंग वेसल्स है, और वो अगर सैंक्शन लगता है तो समझिए कि दे कैनॉट कैरी, और उसमें कुछ भी किया तो सस्पेंड करके इंपाउंड किया जाएगा पेमेंट। तो अब इसके कारण इंडिया के पास चॉइस नहीं है कि अभी रशिया से ऑयल बंद करना ही होगा। क्योंकि ये सैंक्शन ये तो पहले ही कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उनकी मकसद अलग थी भैया। उनकी मकसद थी रशिया से बातचीत शुरू करने की। अब तो बातचीत का कुछ फायदा नहीं रहा, पर दिख रहा रशिया ने भी तो कल न्यूक्लियर ड्रिल कर दी है। उसको उनको भी पता है कि हमारे तेल के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने न्यूक्लियर ड्रिल कर दी है, तो ये कहाँ की शांति हुई फिर। नहीं सर, न्यूक्लियर ऑलवेज थ्रेट पे रहती है, एक्चुअल में नहीं आएगी, क्योंकि बहुत भारी नुकसान होगा। न्यूक्लियर इज ऑलवेज अ डिटरेंट थ्रेट, राइट। और ये सैंक्शन के कारण ही हमारे लिए रूम बनता है अमेरिकन ऑयल खरीदने का। अच्छा, अब हमारे पास फिर विकल्प ये है कि हमको अब धीरे धीरे करके रशिया पे डिपेंडेंसी कम करके अब फिर नहीं, अमेरिका से और महंगा एक महंगा और तेल खरीदना पड़ेगा। नहीं, और एक बात भी हुई है कि रशियन डिस्काउंट भी बहुत कम हो गए हैं। अच्छा। ऐसा नहीं कि बहुत सस्ते हैं। भले ही 36%, अभी लास्ट मंथ का भी हमारा रशियन ऑयल का शायद 36% था। मगर आने वाले दिन में क्या है कि उतना अभी फायदा नहीं रहा उधर, क्योंकि रशिया ने भी अपना दाम, वॉर को फाइनेंस करने के लिए दाम को धीरे धीरे बढ़ा दिया है। सेकंड, रशिया अब वो इंडिया रूबल ट्रेड में रुपए, और अभी रुपए में नहीं ले रही है, बोले कि मेरे तो भर गए कान तक, रुपा रुपए भर दे, अब रुपए मत दो। तो हम्म। वो दोनों जो एडवांटेज हमारे साथ थी कि एक भयंकर डिस्काउंट और एक रुपी वाला पेमेंट, दोनों अभी करीबन समझिए कि डिस्काउंट भी खत्म हो गया, और रुपी पेमेंट भी रशिया एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और ये सैंक्शन के कारण अब हमारे पास पॉलिटिकली, ठीक है समझिए ना, अगर हम ट्रेड डील में मोदी जी और पीयूष गोयल जी जाके कहते हैं हमने रशियन ऑयल बंद कर दिया, तो इधर का अपोजिशन इमीडिएटली बोलेंगे आप अमेरिका के पैर गिर रहे हो, अब इंडिया की सॉवरेंटी और प्राइड का क्या हुआ। तो अब एक आसान रास्ता आ गया कि ये सैंक्शन के कारण, और वो डिसीजन भी गवर्नमेंट का नहीं है, ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, नयरा और रिलायंस, वो अपने कंपनी के लेवल पे वो डिसीजन ले लेगी कि हम अभी रशियन ऑयल सैंक्शन के कारण नहीं खरीदेंगे। समझिए, हम्म। तो रास्ता खुल गया अमेरिकन ऑयल खरीदने का। और आज हम 10 से 12 बिलियन डॉलर बैरल खरीदते हैं, और उसको दुगना भी खरीद सकते हैं। तो एक वो रेड लाइन में आसानी आ गई। सेकंड, वो एग्रीकल्चर सोया और रेड लाइन ना, उधर क्या हो गया बदलाव पता है आपको। चाइना ने अपने वॉर में, ट्रेड वॉर की काउंटर वॉर में, सोया खरीदना बंद कर दिया अमेरिका से। तो वो अमेरिका का जो सोया एक्सपोर्ट चाइना के लिए बहुत था, वो एकदम कम गया। अभी चाइना को अमेरिका को सोया के लिए बेचना है। अब वहां पर इंडिया में क्या है कि हमने एक रास्ते ढूंढा, यही मैंने पढ़ा था कि हमारे यहाँ पर जो शुगर कंपनीज है, वो बगास के इथेनॉल। जरिए जो एथेनॉल से हम पेट्रोल में ब्लेंड कर रहे हैं, हाँ। अब अमेरिकन कौन से उस एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए खरीदेंगे। तो एक एनर्जी का भी सॉल्यूशन हुआ, और दूसरा डायरेक्ट अपना जो पब्लिक को गेहूं और आटा जो भी बेचते हैं उसमें कोई फर्क नहीं आएगी, सीधा पेट्रोल में जाएगा। तो एक एनर्जी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रहा है, और दूसरा अमेरिका से भी हम कौन भी खरीदेंगे। तो ये दोनों थोड़ी एक थोड़ी ग्रीन लाइट्स जो आ गई है। और अब रियलाइज कर रहे हैं ट्रम्प भी कि भैया मुझे क्वाड में पॉलिटिकली चाइना को काउंटर करना है। तो इंडिया इज अ इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ क्वाड, क्योंकि जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका का चार देशों का गठबंधन है। तो इसलिए ये अब लगता है। और याद है आपको, अनंत नागेश्वर और हमारा सीईए ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि नवंबर 30 के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये टैरिफ हट जाएगी। अब याद, आपको याद करना होगा उनकी बातचीत, तब कोई बिलीव नहीं कर रहा था उनको। पर देखिए नवंबर 30 तो दूर, अभी तो आ गया बहुत जल्दी ही। सर, मैंने ये जो टॉपिक है इसका एंगल थोड़ा सा बदल देता हूँ। हाँ। 50% ना हमारे क्षमता थी ना हम दे पाते, कोई भी कंपनी 50% के टैरिफ पे काम नहीं कर सकती, चाइना का 155% पे काम नहीं कर सकती, जब लगने ही है 15 से 16% के टैरिफ। तो आप इसको फिर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रम्प कार्ड भी तो कहोगे, उनके पास तो और क्या विकल्प था, सिर्फ एक धमकी दे दें, ग्लोबल सिस्टम को हिला दें, बहुत ऊंचे ऊंचे टैरिफ लगा दें, आखिरी में सेटलमेंट तो 15% पे करनी है। तो एक तरीके से तो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला है ना।
अब तो दुनिया मानने को तैयार हो रही है कि चलो 15% 16% पे निपट जाए भाई, हमको अमेरिका से ट्रेड करना है। ये तो एक और एंगल निकल के आता है। नहीं, वो जरूर मैं मानता हूं जो आप बात करें, पर ये इंडिया स्पेसिफिक थोड़ी था ना। ये पूरे वर्ल्ड के सभी देश के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगा दिया ना, तो ये इंडिया स्पेसिफिक एक्शन नहीं है। मैं इंडिया स्पेसिफिक डील के लिए मैं कह रहा हूं कि इंडिया के लिए 15-16 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगल बगल के देश जो हमारे साथ compete करते हैं उनका 19-20 है। तो हमारे लिए थोड़ी भाई एडवांटेजेस सिचुएशन, यस मानता हूं कि ट्रम्प के लिए ओवरऑल उनके कितना है पता है आपको? उनके टोटल इंपोर्ट्स है $3 ट्रिलियन, $3.25 ट्रिलियन। अब एवरेज में 15% या 20% उठाइए ओवरऑल टैरिफ में, तो समझिए उनको $600 बिलियन हर साल का मुनाफा सेविंग्स मिल रहा है, जिससे उनकी फिजिकल डिफिसिट कम हो सकती है। तो जरूर ये एक ट्रम्प कार्ड कह सकते हैं एज अ टैरिफ, जो पहले से उन्होंने प्लान किया था। उनको पता था कि मैं जो भी है फाइनली मैं 15-20 पे ही सेटल हो सकता है। ये उनकी डील मेकिंग का तरीका है। तो ट्रम्प कार्ड अब के जो भी क्या है, मगर इंडिया की स्पेसिफिक देखें तो ये 50 लगने से पहले 25 था। तो 25 से भी 15 या 16 हट रहा है, तो 9-10% की मुनाफा प्रॉफिट हो गई ना। तो मैं कहूंगा इसको विन विन सिचुएशन ही कहूंगा। एक तरफ खाली ट्रम्प का कार्ड नहीं, मोदी कार्ड भी सोचिए ना। तो फिर अभी कौन से सेक्टर्स को फायदा हो सकता है सर, अगर ये ट्रेड डील होती है तो कहां पर संभवतः हमारे एक्सपोर्टर्स को बहुत फायदा होता हुआ नजर आएगा? देखिए, डायरेक्ट इम्पैक्ट तो 3 सेक्टर में दिखते हैं, जो वो है जेम्स एंड ज्वेलरी, जहां पे यूएस के इंपोर्ट्स में 11% शेयर इंडिया का है। आई मीन यूएस के इंपोर्ट्स में, यानी वो हमारा सबसे बड़ा उधर शेयर था। सेकंड होगा टेक्सटाइल्स, तीसरा होगा लेदर। ये सब ही लेबर ओरिएंटेड लो कॉस्ट प्रोडक्शन इंडिया का होता है, और वहां सप्लाई होती है। ये तीनों सेक्टर में डायरेक्ट इंपैक्ट आपको दिखेगा। मगर मार्केट के हिसाब से इसका उतना ज्यादा नहीं होगा। ये 3 सेक्टर उतने प्रेजेंट नहीं है मार्केट में, क्योंकि ये ज्यादातर छोटी मोटी कंपनियां हैं। तो मार्केट के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि ये ट्रिगर होगा एफआईएस की वापसी। राइट, तो अगर एफआई वापस आ गई तो वो क्या खरीदेंगे, उसके लिए आप एमएससीआई 100 इंडेक्स को चुनिए। एमएससीआई का जो इंडिया इंडेक्स होता है, उसकी वेटेज में 30-35% बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, 10 से 12% आईटी है, 8 से 10% एफएमसीजी है, और कुछ 5-6% फार्मा है। तो कुल मिला के जब एफआईएस वापस आएंगे, क्योंकि एक होता है पैसिव फ्लो जो सिंपली ये इंडेक्स को खरीदती है, दूसरा होता है एक्टिव जिनके लिए ये बेंचमार्क होता है। तो दोनों तरफ से मेरे मानने में बैंकिंग, और इसमें क्या है कि ये भी देखना चाहिए कि अब कहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मानी 1 साल का रिटर्न देंगे तो आईटी सबसे अंडर परफॉर्मर है, तो उधर मार्जिन ऑफ सेफ्टी है और गिर नहीं सकती। तो बड़ा अगर, क्योंकि एफआईएस कंटिन्यूअसली आईटी को बेच रहे थे और डीआईएस उसको खरीद नहीं रहे थे, इसलिए वो गिर रहा था। वरस बैंकिंग को वो बेच रहे थे मगर डीआईएस बैंकिंग को खरीद रहे थे, इसलिए पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स बहुत चला। राइट, तो आगे अभी बैंकिंग इंडेक्स चलेगा मगर आईटी सबसे ज्यादा चलेगा, क्योंकि उसमें बहुत गिरा हुआ है। और एफआईएस सीधे आएंगे तो डायरेक्ट बम्प अप उसमें दिखेगा। तो मेरे लिए एक ओवरऑल एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन मन में रखने की जरूरत है, जिसमें आईटी और फार्मा तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही है। और जैसे मैंने कहा लेदर ये वाली चीज, कुछ गिने चुने कंपनी होंगे अपने स्टॉक मार्केट में, उनके ऊपर तो ज्यादा इसका पॉजिटिव असर दिखेगा। मगर ब्रॉडली मैं कहूंगा आप एफआई की पसंदीदा सेक्टर को खरीदें, तो वो ही आपके मुनाफे वाली बात होगी, क्योंकि ये बिगेस्ट ट्रिगर है। और ये एक एक मिनट आप देंगे तो मैं बता दूंगा क्यों। क्योंकि एफआईएस की बिकवाली के पीछे 3-4 कारण है। एक था यूएस मार्केट बहुत अच्छी कर रही थी, यूएस डेट मार्केट में भी 4% रिटर्न मिल रहा था, चीन का मार्केट बहुत वैल्यूएशन में सस्ता था, ये सब चीज थी। मगर उसके अलावा थी हमारी वैल्यूएशन की बात। अब ये सोचिए कि लास्ट ईयर सितंबर से उन्होंने बिकवाली शुरू की, जी। सडनली वैल्यूएशन थोड़ी बदला तब। सितंबर से पहले भी वैल्यूएशन महंगी थी, तब भी वो खरीद रहे थे लास्ट ईयर अप्रैल टू सितंबर। मगर सितंबर से बेचना शुरू क्यों हुआ पता है? क्योंकि एक तरफ वैल्यूएशन का ट्रिगर तो था इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव टू चाइना, मगर टैरिफ के कारण इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपसाइड जो थी, ये 6.5-7% तो हमने भी प्रोटेक्ट कर लिया जीएसटी के थ्रू, रुपी का 5% डिप्रिसिएशन कर लिया। तो समझिए 5% का टैरिफ तो ऑटोमेटिकली अब हमको ये हो गया। मगर हमारी जो ग्रोथ स्टोरी थी कि हम 6.5, 7 से 8, 9, 10 ऐसी एक ट्रेजेक्टरी में ओवर द मीडियम टर्म पहुंचेंगे, वो अगर टैरिफ के कारण उसमें दाग आ गया था। और सेकंड चीज, खाली ये टैरिफ की बात नहीं थी। अगर टैरिफ 50% लगा रहे हैं तो इंडिया और यूएस का गठबंधन ठीक नहीं है ना। वो जो एक खबर क्यों,
अमेरिका सिंगल एक देश पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में 30% उसका शेयर है भैया। और उसकी पर कैपिटा इनकम $90,000 पर पर्सन है। अगर ऐसी मार्केट आपके लिए बंद हो जाता है तो आपकी फ्यूचर ग्रोथ 6.5 7 तो चलेगा, मगर 8 9 10 थोड़ी हो सकता है। सिंगल लार्जेस्ट कंट्री विद द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम रिलेटिवली, वो एक मार्केट हमारी इकोनॉमी के लिए ओपन होना चाहिए। और टैरिफ की जो, और ट्रम्प की जो नाटक और टैरिफ की जो चीज हुई उसके कारण उसमें एक डाउट आ गया था कि क्या इंडिया और ट्रम्प मीन एक साथ कुछ ना कुछ गठबंधन के सामने बढ़ेंगे कि नहीं। अब वो डाउट खत्म हो गई। तो मेरे लिए सबसे बड़ा ट्रिगर वही होगा जो एफआईएस को हमारी वैल्यूएशन को इग्नोर करके हमारी फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी, इसीलिए कहते हैं कि वो देखते हैं पीईजी रेशियो, नॉट पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ। तो हमारी फ्यूचर ग्रोथ इस वैल्यूएशन को आसानी से जस्टिफाई कर सकती है अगर अमेरिका ऐसा मार्केट खुल गया। और फाइनल एक बात है कि ये खुलने से, मार्केट खुलने से एफडीआई का इन्फ्लोस, क्योंकि यूएस के एमएनसीज अगर इनको एक परमिशन दिया गया कि आप इंडिया से करो, टैरिफ भी कम है, तो अपना मैन्युफैक्चरिंग China+1 की जो स्टोरी थी ना वो भी एकदम बंद हो गई थी बिकॉज ऑफ द टैरिफ। अब वो खुल गया तो एफडीआई भी आएगा। तो एफआई की फ्लो छोड़िए, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए एफडीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी $80 बिलियन ग्रॉस के लेवल पर आया है, उसको 100 150 बिलियन डॉलर होना चाहिए। तभी हमारी देश की भी एक इकोनॉमिक ग्रोथ को एक सॉलिड बूस्ट मिलेगी। तो ये मेरा मानना है कि आप ओवरऑल इसका एफआईआई प्लस एफडीआई के फ्लोस की बात करें तो डेफिनेटली बोथ इकोनॉमी और मार्केट दोनों आउटलुक आज बहुत अच्छी दिख रही है। तो मेरे को डाउट है। क्या बताइए। डाउट ये है कि ना आज तक ये होता है, जब से वो प्रेसिडेंट बने ना, तो तब से वो बोलते एक दिन कुछ बात है, अगले दिन उठते हैं तो वो पढ़ते होंगे कि मैंने जरूर से ज्यादा तो नहीं बोल दिया, तो उसके बाद ना वो अपनी बात से पलट जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये करते आए हैं, पूरे साल उन्होंने किया है। और हम्म। अभी ये एशियान समिट शुरू भी नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ एक उम्मीद सी उन्होंने बना दी है, जिसके कारण फाइनेंशियल मार्केट्स एकदम से उछले हैं बहुत तेज, सोना चांदी गिरे हैं बहुत हम्म। तेज। हम्म। लेकिन वो पलट तो नहीं जाएंगे, वो बहुत पलटूबाजी करते हैं सर, मतलब जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जो किसी की उम्मीद से परे की बात होती है। अभी तो बोल बैठे हैं, दिवाली की मुबारकबाद भी दे दी है, दिवाली भी सेलिब्रेट कर ली है व्हाइट हाउस में। हम्म। लेकिन वो जैसे इवेंट आएगा ना, वैसे फिर कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे खुरपेच सी कर जाएंगे जो फिर बाजार को अच्छी नहीं लगेगी। नहीं, मगर वो आसियान इवेंट को ज्यादा आप इंपॉर्टेंस मत दीजिए। मैं क्यों बता रहा हूँ ना, ये आसियान इवेंट में इंडिया एक खाली एक हिस्सा है। इट्स नॉट दैट इज कमिंग टू साइन द ट्रेड डील विद इंडिया, नंबर वन। और नंबर अभी टू, अभी खबर आई है कि मोदी जी नहीं जा रहे हैं उधर आसियान हाँ, के, वो वर्चुअल बैठक करेंगे। वर्चुअली कर रहे हैं। तो इसको बिकॉज ही डजंट वांट टू मीट ट्रम्प। मेरा रीडिंग ये ओ है बाप रे कि ये तो ज्यादा हो मिलेंगे गया। ना तो कुछ ना कुछ वो कहेंगे, आई मेट विद मोदी, ही सेड हाँ। रशियन ऑयल स्टॉप, ही सेड दिस दैट, कुछ ना कुछ बातें कर देंगे। अच्छा, पर वो फिर जैसे जैसे हम कोई डिसीजन लेते हैं इंडिया में, तो हम तो पहले फाइनेंस, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री को डिसीजन लेती है या फिर कोई भी मंत्रालय को डिसीजन लेती है, तो वो प्रॉपर देता है ना, नोटिस देता है, सब कुछ ड्राफ्ट करके लिख के देता है ना हर चीज। करेक्ट। हाँ, लेकिन यहाँ पर वो ट्वीट ट्वीट क्यों खेलते हैं, वो किसको बताते हैं? हमने नहीं, हमको नहीं पता लगना चाहिए, हमें सुनना ही नहीं आप क्या बोल रहे हो, वो क्यों दुनिया को बताते हैं बताओ? वो अपने वहां पर करें ना, व्हाइट हाउस से कोई सर्कुलर निकालें या फिर ऐसे करें, पढ़ लेंगे हम। दुनिया को रात को उठ के, मतलब जब हम लोग सो रहे हैं, सुबह सुबह फिर नींद खुलती है उनका ट्वीट आ गया, ऐसे क्यों करते हैं? अरे वो क्या है कि सरप्राइज एलिमेंट इज द बेस्ट। टाइगर का अटैक का आपने देखा है कभी भी बांधवगढ़ या पेंच में जाके? टाइगर का सरप्राइज एलिमेंट ही बिगेस्ट एडवांटेज होता है, क्योंकि वो डियर जो होती है, हिरन, वो टाइगर से तेजी से भाग सकती है। हम्म। तो ये सरप्राइज में वो घास में घुस के सरप्राइज में अटैक करती है ना। तो वही है ट्रम्प का भी वही तो टैक्टिक। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी 3 दिन है, तो उसमें कोई सरप्राइज एलिमेंट ना हो छुपा हुआ, हम तो हेडलाइंस बना रहे हैं, लेकिन वो हेडलाइंस के पीछे कुछ ना कुछ सरप्राइज आएगा फिर। देखिए भैया, और आज थर्सडे है, नॉर्मली फ्राइडे नाइट को उनकी ट्वीट आती है। तो देखिए ये अनसर्टेनिटी है। जब तक जो क्लैरिटी, देखिए मुझे क्या पॉजिटिव लगा कि ये टॉक की खबर के बाद ये सैंक्शन लगाया, तो ये और एक पॉजिटिव है उसके बारे में। मेरे ख्याल में ये सैंक्शन पॉजिटिव है क्योंकि वो दरवाजा खोलता है हमको अमेरिकन ऑयल खरीदने का। तो मेरे लिए अब ना उनको, उनके लिए कुछ ना कुछ एक विन की जरूरत है। और शायद इंडिया का ट्रेड डील उनके लिए इंटरनली एक विन की तरह उनको पेश करने की वो जरूरत के लिए, क्योंकि रशिया के खिलाफ ठीक नहीं चल रहा है, चाइना के खिलाफ ठीक नहीं चल रहा है, कनाडा के खिलाफ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ भी ठीक नहीं चल रही है ना उनके पास। तो उनकी खुद की कंट्री में शटडाउन हो रखा है, उनकी खुद की जनता सड़कों पे आ गई है, बोल रही है, करेक्ट, विद्रोह हो गया है। कुछ उनको एक विन की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि
देखिए, इंडिया के ऊपर उन्होंने जो 50% लगाया, उससे उनको ज्यादा कमाई नहीं हुई है। पता है क्यों? क्योंकि 48 बिलियन डॉलर ही हमारा गुड्स का एक्सपोर्ट है। 48 बिलियन में 50% लगा कि क्या होता है? जबकि वो चीन से 500 बिलियन, 400 बिलियन के डॉलर खरीदते हैं। तो हमारा जो है ना, राउंडिंग ऑफ एरर है उनके ओवरऑल बैलेंस शीट में। एक एक विजिबिलिटी में इंडिया ज्यादा है, मगर एक्चुअल ट्रेड में हमारा वो कुछ भी नहीं है ना, 50 बिलियन से कम है। यूएस का टोटल इंपोर्ट 3 ट्रिलियन है भैया। तो अब क्या बात कर रहे, तो इस नॉट, इंडिया इज नॉट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट राइट नाउ। फ्यूचर के लिए यस, क्योंकि एक सब्स्टिट्यूट फॉर चाइना, एक लो कॉस्ट डेस्टिनेशन जहाँ पे अमेरिकन पब्लिक को सस्ते से गुड्स मिल जाए, वो सब के लिए इंडिया फ्यूचर के लिए अच्छे है। मगर प्रेजेंट के लिए ये इंडिया उनके लिए फाइनेंशियली इज नॉट इंपॉर्टेंट, वही मेरा कहना था। अच्छा, अब शेयर बाजार से सवाल ये है कि निवेशक यही जानना चाहते हैं कि अप्रैल में 21,800 पे नहीं खरीद पाए, ट्रंप ने ये बोल दिया, ट्रंप ने वो बोल दिया, तो 21,800 हो गया था मार्केट टूट टूट के। फिर अगस्त में बारी आई तो 24,400 पे नहीं खरीद पाए, फिर ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए नए वाले। अब पहुंच गए हम 26,000 के पार। हाँ। अब तो वैसे ही दुख दुख हो रही है कि अब तो ये बहुत ही तेज हो गया मार्केट। तो हाँ। कैसे खरीदें इस मार्केट को? नहीं, ये 26,000 कुछ भी नहीं है भैया। क्योंकि हमने 21,000 देख लिया, इसलिए 26,000 बहुत बढ़िया लगता है। क्योंकि देखिए, मार्केट के लिए ये 26, 29 ये नंबर कुछ नहीं है भैया। अल्टीमेटली आपको नॉमिनल जीडीपी 9-10% बढ़ रहा है, तो स्टॉक मार्केट 11-12% तो बढ़ना है। तो अब सीधा 12% 26,000 पे लगा दीजिए, तो आप कहाँ पहुंचते हैं? राइट, सीधे 30,000 पे पहुंचते हैं भैया। हम्म। तो मुझे 30,000 का नंबर बहुत दूर नहीं लगता है। अब डेट में नहीं दे सकता हूं, मगर जस्ट एक साल की अर्निंग्स ग्रोथ के हिसाब से अगर मार्केट को बढ़ना है, तो 30,000 कोई मुश्किल वाली बात नहीं। मगर 30 आज आपको भयंकर लगती है, क्योंकि हमने 21 देख लिया। तो 21 से 30 तो 30% की ग्रोथ होती है, तो इसलिए डर लग रहा है, मैं मानता हूं। मगर एक ना एक दिन तो ये 30,000 हो जाएगा, और तब ये सब बातें भूल जाएंगे आप। तो ये 26 के ऊपर उतने सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत दिन हो गए ये 26 को पार करने में। क्योंकि एफआईएस बेच रहे हैं, डीआईएस खरीद रहे हैं, तो वही लेवल पे अटक गया था, इसलिए 26 पे हमें खुशी हो रही है। मगर असली खुशी होगी जब ये 30 पहुंचता है, मैं मानता हूं वैसे ही, कि दैट शोज द रियल इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ का, मार्केट का अप्रिसिएशन। क्योंकि अल्टीमेटली अर्निंग्स ग्रोथ की अप्रिसिएशन होनी चाहिए। ये लास्ट ईयर 4% रिटर्न था, इस संवाद से पिछले पिछले संवाद का रिटर्न देखें तो 4% का रिटर्न था निफ्टी का। 4% थोड़ी हमारी अर्निंग्स ग्रोथ थी। हम्म। तो डेफिनेटली एक डिस्कनेक्ट हुआ है ना, वो कैचअप तो होना ही है। जब तक कि ये दाग थी, ये डार्क क्लाउड थे होराइजन पे, वो हटेगी, तो रास्ता एकदम खुला खुला होगा ना। ना गड्ढे होंगे, ना स्पीड ब्रेकर होंगे, सीधा हाईवे, सुपर स्पीड हाईवे पे चलना है। मगर वही कह रहा हूं, वो हो जाए, इंक हो जाए, ले, ले, सिग्नेचर हो जाए, उसके बाद। अब तक की उम्मीद में ही चल रहे हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, याद रखिए वो अभी बात। तक तो कुछ हुआ ही नहीं है, हमने पहले ही बोलना शुरू कर दिया कि बहुत बड़ी ट्रेड डील होने वाली है। अच्छा, लेकिन वो जो आप सेक्टर्स बताए थे उसमें तो आप मिड कैप 100 को ट्रैक करने को बोल रहे थे ना? नहीं, निफ्टी 100 को, माफ कीजिएगा, हाँ, निफ्टी 100 को ट्रैक 100 करने को। MSCI 100। एमएससीआई 100 को ट्रैक करना है और उसमें एमएससीआई इंडेक्स की 100 नहीं, वेटेज है। वो MSCI इंडिया इंडेक्स है, ओके। जिसमें 80% लार्ज कैप है, 75 to 80% लार्ज कैप है। एक MSCI इंडेक्स होता है इंडिया का। तो आप अगर अभी खरीद रहे हो तो आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या है? कि अगर आपको बहुत ज्यादा एलोकेशन करनी हो तो किन कंपनियों में, किन सेक्टर्स में करोगे, आप ये बताओ। नहीं, मुझे देखिए, मैं दो चीज़ है, ये खाली ये टैरिफ के पीछे खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देश भी अपने हिसाब से चल रही है ना। तो टैरिफ के अलावा भी हमारी जो कंजम्पशन को बूस्ट मिला है अभी भी देखिए। मुझे एक साल के, मैं देखिए सिंपल सी बात है, अब मार्केट ज़्यादा चला नहीं, क्योंकि एफआईएस ने बिकवाली करी, डीआईएस खरीद रहे थे। अगले साल की आउटलुक देखे, मुझे दो ही चीज सामने आती है, डीआई डीआई का बाइंग जारी रहेगा, और एफआई की वापसी होगी। अब इस हिसाब से देखे, तो मुझे क्या है कि एक साल पहले, अब डीआईएस ने जो खरीदा, उसके कारण जो भी सेक्टर चला वो चला, लाइक पब्लिक सेक्टर बैंक जो भी है। मगर डीआईएस ने जो नहीं खरीदा, वो सेक्टर नहीं चली। तो उसमें मुझे आईटी और रियल्टी और एफएमसीजी, ये तीनों मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग है अगर एक साल का देखे तो। और आईटी और एफएमसीजी का सीधा ताल्लुक है एफआई की सेलिंग से, क्योंकि उनको वो सेफ्टी सेक्टर मान के चलते हैं। और रियल्टी का है एक कैश सप्लाई और डिमांड की बात, क्योंकि क्या हो गया कि आधार हाउसिंग और अफोर्डेबल हाउसिंग पिकअप नहीं हुई, खाली बड़े बड़े घर बिक रहे थे, तो एक लिमिटेड ग्रोथ हुआ। अब ये जीएसटी कट के कारण मुझे फ्यूचर में रियल्टी का पिकअप बहुत जबरदस्त दिखता है। तो मेरे लिए फिर मैं पिक करूंगा कि आईटी, रियल्टी एज टू
अंडर परफॉर्मिंग इंडेक्स जिसपे मुझे उम्मीद है कि बढ़ेगी, और ग्रोथ की सेक्टर, प्योर ग्रोथ के ऊपर देखेंगे तो मुझे इंजीनियरिंग गुड्स और इंफ्रा, क्योंकि मुझे प्राइवेट कैपेक्स की शुरुआत अगले साल में कभी ना कभी दिखती है, और वो अगर शुरू होगी 3 से 5 साल के लिए चल सकती है। तो इंजीनियरिंग गुड्स कैपेक्स और उसके रिलेटेड सीमेंट स्टील की जरूरत पड़ेगी, और पब्लिक सेक्टर बैंक। उसके कारण क्या है कि ये ज्यादातर जो कैपेसिटी एक्सपेंशन की काम जो होगा वो एसएमई और एमएसएमई सेगमेंट से होगा। तो इसीलिए फाइनेंसिंग उनको खाली पब्लिक सेक्टर बैंक कर सकती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एनबीएफसी या बैंक की एक दम नहीं होती है इन छोटी कंपनी को लेंड करने के लिए। पब्लिक सेक्टर बैंक के पास ही एक कॉन्फिडेंस होता है, उनको एक सालों का अनुभव है उधर लेंड करके। तो मुझे ये दोनों ग्रोथ के हिसाब से पिक्स मुझे लिए, इंजीनियरिंग कैपेक्स और ये, और कंजम्पशन अब एक सेफ्टी जोन में अच्छी रिटर्न दे सकता है, मगर ऑलरेडी थोड़ी बहुत ऑटो में रैली हो चुकी है, ये हो चुकी है, तो ओवरऑल कंजम्पशन पैक में भी अच्छा डबल डिजिट रिटर्न मिलेंगे, मगर उसमें रियल्टी विल बी द लीडर, फिर एफएमसीजी बिकॉज ऑफ आई एफआईआई वापसी, और ऑटो का नंबर, और कंज्यूमर ड्यूरेबल में एक हिस्सा अब फायदा उठा लिया है, वो है टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, उस तरह। मगर जो समर में एक लेग होगा ना, कूलिंग रिलेटेड कंज्यूमर ड्यूरेबल, उसकी पिकअप अभी बाकी है, तो वो दिखेगा तो वो एक लेग अप देगी। तो कंजम्पशन मेरे लिए एक सेफ डिसेंट सेक्टर लगता है इस साल के लिए। सर लास्टली, ये पिछले 2 दिनों में सबसे ज्यादा सुर्खियां जो बटोरी हैं वो सोने और चांदी ने। सोने और चांदी बहुत तेज गति से ऊपर चले गए थे और अब हो गई है तगड़ी मुनाफा वसूली शुरू। और तगड़ी क्या, जब 3-4% सोना गिरता है हम बोलते हैं तगड़ी मुनाफा वसूली, और 6-7% चांदी गिरता है तो हम बोलते हैं तगड़ी मुनाफा वसूली। चले भी तो भाई कितना, कितनी जबरदस्त तरीके से चले थे। ये क्या बहुत डीप करेक्शन के लिए कुछ तैयारी होगी, या फिर नहीं अभी ये जो बुल रन है ये सोने और चांदी का जारी रहेगा, आप क्या समझते हैं? नहीं, बुल रन रहेगा, मगर उतनी रिटर्न मत एक्सपेक्ट कीजिए जितना पिछले साल में मिला, 50% से ज्यादा मिला ना, उतना उम्मीद मत रखिए। बुल रन मनी मेरे ख्याल में डबल डिजिट रिटर्न जरूर इस साल भी बनेंगे उसमें। तो पोर्टफोलियो में एज ए डाइवर्सिफायर आपको गोल्ड और सिल्वर को शामिल करना ही है। तो वो मेरा एक मानना है, क्योंकि वर्ल्ड में जो चीज हो रहा है, एक डीबेसमेंट ट्रेड जिसको कहते हैं, यानी यूएस के अगेंस्ट बेट करे, यूएस का फिजिकल डेफिसिट, यूएस की जो वीकनिंग स्टोरी, यूएस की लेबर की मार्केट की प्रॉब्लम, वो सब अमेरिकन स्टॉक मार्केट इग्नोर कर रही है, मगर वर्ल्ड के जो सॉवरेन वेल्थ फंड है वो इसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं। वो धीरे धीरे डी रिस्क कर रहे हैं अपने को यूएस से। तो उसी मूव का फायदा गोल्ड और सिल्वर को मिल रहा है, और वो जारी रहेगी, बिकॉज यूएस में अभी भी लेबर का डेटा वीक आ रहा है, ऐसा कुछ बदला नहीं, और ये अल्टीमेटली ये टैरिफ का इन्फ्लेशन यूएस में जाके इम्पैक्ट करेगा। तो एक तरह का स्टैगफ्लेशन की बात आ जाएगी सामने, यानी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ग्रोथ भी दब रही है, तो वो एक स्टैगफ्लेशन कहते हैं उसको। तो यूएस के ऊपर कॉन्फिडेंस पहले की तरह नहीं है, इसलिए वर्ल्ड के सॉवरेन वेल्थ फंड सब धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो को डी रिस्क फ्रॉम यूएस कर रहे हैं, और वो एक ग्लोबल मूव है, वो इसलिए वो जारी रहेगी। क्या है कि वो कब लास्ट तक डिरेस करते रहेंगे सर, मतलब खरीदते ही चले जाएंगे क्या? कहीं ना कहीं तो जाके इनको लगेगा कि भैया बहुत ज्यादा खरीद लिया सोना, इतना ज्यादा खरीद लिया उन्होंने सेंट्रल बैंक है से। ना, ये उसको वो कहना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इसका कोई जजमेंट नहीं है, पूरी टेक्निकल है ना ये। कोई अर्निंग्स नहीं है जिसके ऊपर आप बेस कर सकते हो कि वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड। जस्ट लॉन्ग टर्म चार्ट को देखकर आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। तो कहना मुश्किल है ये कि कब ये रैली खत्म होगी, मगर इस साल के लिए मुझे लगता है कि रैली रहेगी। इतनी तेजी मत एंटिसिपेट कीजिए जितना पिछले साल हुआ, बस। और शेयर बाजार इस साल सोने और चांदी से ज्यादा बेहतर रिटर्न देगा आपको लगता है? हाँ, यस, डेफिनेटली। ब्रॉडर मार्केट, हाँ ठीक है, खाली राइट। निफ्टी निफ्टी के ऊपर ध्यान मत दीजिए, ब्रॉडर मार्केट के ऊपर ध्यान दीजिए जरूर। चलिए इसी नोट पे शो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब देखना होगा कि सिर्फ सेंटिमेंट का खेल है या फिर कुछ असली बदलाव की दस्तक है। हम इंतजार करेंगे 26 और 28 अक्टूबर का, जब एशियान समिट होगा, और उसमें जो जो अपडेट्स निकल के आएंगे उस पर सबसे बड़ी कवरेज आप इस तक पे देखेंगे। और हमारे साथ सुनील सुब्रमण्यम जी जुड़े हुए थे, उन्होंने अपने व्यूज इस ट्रेड वॉर के बीच जो ये यू टर्न हुआ है और ये जो टैरिफ कट होने की बात है, 50% से 15 से 16% होने की बात है, इस पे अपने व्यूज रखे। बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बिस्तर को अपना समय देने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग।